हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आज सब लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारा लॉ का जो हमने सीरीज चलाई हुई है, लॉ और जीके की दोनों की, जो कि हमारी क्वेश्चन सीरीज है, क्वेश्चन एंड आंसर जो प्रीवियस ईयर के हैं, वो भी सिलेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट वाले। ऐसा नहीं है कुछ भी, ये आपके चाहे एपीओ का एग्जाम हो, चाहे क्लेट का हो, चाहे आईलेट का हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप क्वेश्चन को देखिए, आप बिल्कुल एक अलग ही लेवल के होंगे। आपको कुछ ऐसा लगेगा कि अरे ये तो बड़ा इजी है, लेकिन फिर लगेगा हाँ ये फंसाने वाला है। ऐसे ही क्वेश्चन का मैंने सिलेक्शन किया है इसमें। ये पूरा 10 सीरीज है, अब देखिएगा जरूर। आज हमने सेकेंड हम इसको कर रहे हैं। बाकी का जैसे ही जब तक एग्जाम होगा तभी तक का इसको कंटिन्यू रखा जाएगा। ठीक है। दूसरा, करना क्या है आपको, सबसे पहले वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को कंप्लीट वीडियो देखना है। ऐसा नहीं है कि एक या दो क्वेश्चन देखे और फिर हमने स्किप कर दिया, वैसा नहीं करना है, क्योंकि ये आदत बड़ी खतरनाक होती है हमारे लिए। ये हमें एग्जाम में दुखदाई होती है। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और जो भी हमारे जानकार जो स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, जिनको नीड है, उनसे आपको सब्सक्राइब भी कराना है और उनको शेयर करना है। चलिए, दूसरा, ये हमारा टेलीग्राम लिंक है। आप इससे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो अवेलेबल रहेगी, और यहाँ पर डेली बेसिस पे क्विज भी कराई जाती है, चाहे वो जीके की है या लॉ की है। जो भी करंट एग्जाम नियर अबाउट होगा उसी से रिलेटेड इसमें कराई जाएगी। ठीक है, तो बिना देरी किए हम शुरू कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ मूट। मूट मतलब एक ऐसा होता है जो एक्चुअल में नहीं है, लेकिन एक्चुअल की तरह से हमने उसको दिखाया गया है, प्रेजेंट किया गया है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है, ये लॉ में होता है, जब हम लॉ करते हैं तो ये हम मूट कोर्ट का उसमें हम करते हैं। बेसिक पॉइंट ऑफ लॉ, फर्स्ट ऑप्शन हमारा ये हो गया। सेकंड है बेसिक फैक्ट ऑफ अ केस। थर्ड है हमारा मूव कोर्ट, मॉक कोर्ट ऑफ प्रैक्टिस बाय स्टूडेंट इन जनरल। और डी हो गया अनदर नेम ऑफ फॉर मजिस्ट्रेट कोर्ट। हिंदी में क्या बताऊं, हिंदी तो आपको समझ ही आ रही होगी। तो इसका आंसर होता है हमारा ऑप्शन सी। मूव कोर्ट जब हम एलएलबी करते हैं तो एक जनरल रहता है, जो स्टूडेंट्स को बताया जाता है कोर्ट का प्रोसीजर बताने के लिए कि भाई कोर्ट में ये प्रोसीजर होता है, उसी को समझाने के लिए मूव कोर्ट का आयोजन किया जाता है, स्टूडेंट ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द टेम्पोररी रिलीज ऑफ अ कन्विक्टेड प्रिजनर फ्रॉम जेल फॉर अ फिक्स्ड पीरियड इज कॉल्ड। जो टेम्पोररी रिलीज होती है, जो मतलब एक कुछ टाइम के लिए किसी भी प्रिजनर को, जो कि कन्विक्टेड पर्सन है, दोषी है, उसको भेज दिया गया है, छोड़ दिया गया है जेल से, तो उसको क्या कहेंगे। जिस पीरियड में उसको छोड़ा गया है उस पीरियड को क्या कहेंगे, वो पूछ रहा है ये। पहला ऑप्शन है हमारा बेल, सेकंड है हमारा पैरोल, सी है हमारा एक्विटल, और डी है हमारा डिस्चार्ज। तो इसका आंसर होता है हमारा बी। कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ फिक्स टाइम पीरियड के लिए जो छोड़ा जाता है जेल से, वो पैरोल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द रेलवे ऑथोरिटीज अलाउड अ ट्रेन टू बी ओवर क्राउडेड। मतलब रेलवे अथॉरिटी एक ट्रेन को ये अलाउ करती है कि उसमें बहुत सारी भीड़ होती है। होता है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेन कैंसिल हो गई है या कोई ओकेजन वगैरह है तो बहुत भीड़ हो जाती है। तो ऐसे ओवर क्राउडेड ट्रेन को रेलवे अथॉरिटी परमिट कर देती है, अलाउ कर देती है। और उससे क्या होता है, इन कॉन्सिक्वेंसेज अ लेजिटिमेट पैसेंजर, उसके कॉन्सिक्वेंस में क्या होता है, मतलब उस भीड़ का क्या रिजल्ट होता है कि जो एक लेजिटिमेट पैसेंजर होता है, मतलब टिकट लेके जो बैठा हुआ है, मिस्टर एक्स, उनका क्या रहता है, उनका उनका पॉकेट पिक हो जाता है, मतलब उनका जेब चोरी हो जाती है। अब इसमें से हमें एप्रोप्रिएट आंसर बताना है, मतलब कौन सा ज्यादा सही है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, मिस्टर एक्स कैन स्यू द रेलवे ऑथोरिटीज फॉर द
लॉस सफर्ड, मिस्टर एक्स रेलवे अथॉरिटी के पर केस फाइल कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं जो उन्हें लॉस हुआ है। सेकेंड है हमारा ऑप्शन बी, मिस्टर एक्स कैन नॉट sue बिकॉज ही हैड गिवन हिज कंसेंट टू ट्रेवल इन अ ओवर क्राउडेड ट्रेन। मिस्टर एक्स सूट फाइल नहीं कर सकते हैं अथॉरिटी पर, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी कंसेंट दी थी कि भाई भीड़ वाली ट्रेन में मैं जाने के लिए तैयार हूं। ऑप्शन सी आता है, मिस्टर एक्स कैन नॉट sue द रेलवे अथॉरिटीज बिकॉज देयर वॉज नो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट एंड मेयर फैक्ट दैट द लॉस was caused does not give arise to a cause of action। सी ऑप्शन हमारा ये है कि एक्स इसलिए रेलवे अथॉरिटी पर सूट फाइल नहीं कर सकते क्योंकि जो उनका लीगल राइट है, लीगल राइट के हम बारे में हमने लास्ट में डिस्कस किया था, जो हमारा लीगल राइट का उसका इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ है और जिससे कि कोई फैक्ट ही नहीं होता है, कि कोई फैक्ट ऐसा नहीं है जो कि उनको लॉस का दिखा रहा हो, और जब कोई लॉस ही नहीं है तो वहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज ही नहीं होता है, और जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज ही नहीं होगा तो सूट फाइल कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो इसका ऑप्शन होता है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रीसेंट केस अ सुप्रीम कोर्ट बेंच कंप्राइजिंग ऑफ जस्टिस दीपक मिश्रा एंड जस्टिस सी पंत हेल्ड that the amount of maintenance to be awarded under section 125 CRPC cannot be restricted for the इद्दत period 3 months। सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट बेंच का जजमेंट था, डुअल बेंच का, कि भाई जो हमारा आपको पता ही है सेक्शन 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस की बात करता है, तो अब ये कहता है कि इद्दत पीरियड जो कि 3 महीने का होता है उसके दौरान में रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है किसको? मेंटेनेंस को, only as the inherent fundamental principle behind section 125 also। जो इद्दत पीरियड है 3 महीने का, उसके दौरान में उसका जो मेंटेनेंस लेने का राइट है, जो कि उसका मौलिक प्रिंसिपल है, जिसके पीछे सेक्शन 125 का जो मौलिक प्रिंसिपल है कि भाई उसको मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए, उसको ये नहीं रोकेगा, नहीं रेस्ट्रिक्ट करेगा। It said that an order under section 125 CRPC can be passed if a person despite having sufficient means neglect or refuses to maintain the wife। केवल एक पर्सन सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंतर्गत तभी अपनी वाइफ को मेंटेन करने के लिए मना कर सकता है जब उसके पास सफिशिएंट मींस नहीं है, अदरवाइज तो वो नहीं कर सकता। अभी हमें बताना है कौन से केस में हेल्ड किया गया था। ऑप्शन ए है हमारा शमीमा फारूकी वर्सेस शाहिद खान। ऑप्शन बी है हमारा मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। सी है हमीदा बानो वर्सेस अब्दुल रशीद, और डी है हमारा अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा। तो इसका ऑप्शन आता है हमारा ए। ठीक है, न बी है न डी है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। ठीक है, रिलेटेड तो ये सब मेंटेनेंस से ही है, लेकिन जो ये फैक्ट जो बताया गया था ये शमीमा फारूकी वर्सेस शाहिद खान में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु एडमिनिस्टर्स ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। जो हमारा गवर्नर होता है, हमने कल भी क्लास में इसकी बात की थी, गवर्नर को ओथ कौन दिलाता है? तो गवर्नर का जो हमारा अपॉइंटमेंट होता है वो होता है हमारा आर्टिकल 155 में, सॉरी 125 नहीं 155 में, और जो इसका ओथ होती है वो होती है इसकी 159 में। ठीक है, ये हो जाता है इसका अपॉइंटमेंट। ठीक, तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है 155 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का, और इनको ओथ दिलाई जाती है 159 में। कौन दिलाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट, या तो मतलब इंडिया का प्रेसिडेंट, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उसी स्टेट का जिसका वो जहां पर वो गवर्नर अपॉइंट किया जाने वाला है। थर्ड है हमारा ऑप्शन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और डी है हमारा ऑप्शन स्पीकर ऑफ स्टेट असेंबली। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। उस स्टेट का
जिस भी स्टेट में अपॉइंट करना है गवर्नर को, उसी स्टेट का जो हाई कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस होंगे वो उनको ओथ दिलाते हैं। और ये ओथ का प्रोविजन कहाँ दिया है? आर्टिकल 159 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन मेक लॉज ड्यूरिंग रेसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थ्रू। गवर्नर को हमने देखा है कि वो लॉ बना सकता है, ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ऑर्डिनेंस पावर के नाम से हम अक्सर हमें याद रहता है ऑर्डिनेंस पावर का। तो ये यहाँ पूछ रहा है कि वो किसी भी स्टेट का गवर्नर जब कोई लेजिस्लेटिव असेंबली काम नहीं कर रही है तब लॉ बना सकता है। तो वो जो लॉ बनाएगा उसको क्या कहेंगे? जो गवर्नर उस टाइम पे लॉ बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? क्या वो एक्ट होगा, क्या वो बिल होगा, या वो ऑप्शन सी नोटिफिकेशन बोलेंगे, या ऑप्शन डी ऑर्डिनेंस बोलेंगे? तो इसका होगा और आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस की गवर्नर की पावर आती है हमारी, ये हमारी आती है 213 आर्टिकल, और प्रेसिडेंट की आती है हमारी 123। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु कॉल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज क्वासी फेडरल? ये तो हम जब एलएलबी करते हैं, मतलब एक बचपन का क्वेश्चन हो जाता है ये तो हमारे, जब हम एलएलबी में एडमिशन लेते हैं तब से शुरू हो जाता है और ये लास्ट तक चलता ही रहता है। ठीक है, तो इसका तो ऑप्शन आपको 100% पता होगा, फिर भी देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर बी केसीवियर, ए आएगा, ऑप्शन नंबर सी एचएम सर्वई, या ऑप्शन डी जेनिंग्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सभी को पता होगा, इसमें कुछ डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। 8 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर डी। हु वाज द एडिटर ऑफ अ लोकल वीकली पब्लिश्ड अ सीरीज ऑफ आर्टिकल मेंशनिंग दैट टी हु वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। डी जो है वो एक लोकल वीकली जो पत्रिका होती है उसका एडिटर है, जो कि सीरीज छापता है, एक पब्लिश करता है, और उसमें वो क्या करता है, टी जो है जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, इनको कहता है कि भाई ये फॉल्स सर्टिफिकेट बनाते हैं, ब्राइब लेते हैं और करप्ट नेचर के हैं, और इलीगल मीन्स से ये पैसा कमाते हैं, लेते हैं, और इनको एक नाम और देता है मिसचीफ मॉन्गर। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो पी है ये सूट फाइल करते हैं किसके अगेंस्ट? डी के, जो कि एडिटर है वीकली पत्रिका का, उसके एडिटर के अगेंस्ट सूट फाइल करते हैं। तो अब लेकिन क्या होता है, वो फैक्ट को प्रूव नहीं कर पाते हैं, जो उन्होंने पब्लिश किया उस फैक्ट को वो प्रूव नहीं कर पाते हैं। तो जो अब ये नीचे सिचुएशन दी गई है इनमें से हमें अप्रोप्रिएट बताना है। अंडर द सर्कमस्टांसेस विच द फॉलोइंग डेराइवेशंस इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सही है, देख लेते हैं ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डी वुड बी लाइबल सिंस ही कुड नॉट प्रूव द फैक्ट पब्लिश्ड बाय हिम। डी लाइबल होगा क्योंकि जो उसका फैक्ट है पब्लिश करने का वो प्रूव नहीं हुआ है, जब तक कि जब तक कि पब्लिश करने का उसका फैक्ट प्रूव नहीं हो जाता। ऑप्शन बी है डी वुड नॉट बी लाइबल एज सच एन एक्शन कुड कर्टेल द राइट ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच ऑफ प्रेस। बी ऑप्शन है हमारा कि डी नॉट लाइबल, डी लाइबल नहीं होगा क्योंकि जो ये उसका एक्शन है ये उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल करता है, मतलब रोकता है, स्टॉप करता है, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है। सी ऑप्शन है हमारा डी वुड नॉट बी लाइबल एज मीडिया कुड पब्लिश एनीथिंग। डी लाइबल नहीं होगा क्योंकि मीडिया को ये पावर है कि वो कुछ भी पब्लिश कर सकता है। और डी कहता है हमारा नन अबव द अबव। इसका आंसर होता है हमारा, इसका आंसर होगा हमारा ए। डी तब तक लायबल होगा जब तक कि वो फैक्ट प्रूव नहीं कर दिया जाता है। ठीक है, जब तक वो फैक्ट प्रूव नहीं कर दिया जाता है पब्लिश वाला, तब तक वो लायबल होगा। वो ये फैक्ट प्रूव कर देगा कि भाई इसका ऐसा इंटेंशन नहीं था फेवर वाला, तो वो तब तक वो लायबल रहेगा ही रहेगा। अब ये फ्रीडम ऑफ
ये पहला तो ये हमारा आईपीसी 499 आ गया, ठीक है। और ये हमारा डिफामेशन, ये हमारा अगर हम पनिशमेंट में जाएंगे तो आईपीसी में जाएंगे, और कंपनसेशन में जाएंगे तो हम टॉर्ट में जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारा इसमें ये मीडिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आता है हमारा आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक्स हैज ए हाउस विच इज owned by him, एक्स का एक घर है जो कि उसका अपना है। he contracted to purchase a plot of land adjacent of the said house, वो एक प्लॉट लेता है जो कि उसके घर के बिल्कुल बाजू वाला है, बिल्कुल सटा हुआ है। बट द सेल ऑफ द प्लॉट ऑफ द लैंड इस फेवर इज येट टू बी कंप्लीटेड, लेकिन जो उसके प्लॉट का जो सेल है उसने किया है वो भी कंप्लीट ही नहीं हुआ था पूरी तरह से। तो उसने क्या किया कि वो गिफ्ट करता है दोनों प्रॉपर्टी को, किसको, हाउस को भी और लैंड को भी, किसको, वाई को। तो अब क्या होता है कि जो ये सर्कमस्टांसेस दी हुई है नीचे मेंशन की गई है, इनमें से हमें करेक्ट बतानी है कि कौन सी है, कि क्या वो ऐसा गिफ्ट कर सकता है या नहीं करेगा, वैलिड होगा या वॉइड होगा। देख लेते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है हमारा गिफ्ट ऑफ बोथ द प्रॉपर्टीज इज वैलिड, मतलब दोनों प्रॉपर्टी का गिफ्ट वैलिड होगा। बी है हमारा गिफ्ट ऑफ बोथ द प्रॉपर्टीज इज वॉइड, दोनों प्रॉपर्टी का जो गिफ्ट है वो वॉइड होगा। और सी है हमारा गिफ्ट ऑफ हाउस इज वॉइड बट द गिफ्ट ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड इज वैलिड, मतलब प्लॉट का तो ये वैलिड बता रहे हैं और हाउस का ये वॉइड बता रहे हैं। ऑप्शन डी है हमारा गिफ्ट ऑफ हाउस इज वैलिड, मतलब हाउस का वैलिड है और जो प्लॉट का है वो हमारा वॉइड है। तो आंसर हो जाता है हमारा सॉरी आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। हाउस के लिए तो वो वैलिड रहेगा, प्लॉट के लिए वैलिड नहीं रहेगा, वॉइड रहेगा क्योंकि अभी वो खरीदा नहीं, ठीक है। और इसका सेक्शन टीपीए में कौन सा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर, क्योंकि मुझे पता है आपको आता है। सॉरी, थोड़ा सा हेल्थ इश्यू चल रहा है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद वाई, एक्स एक एग्रीमेंट में एंटर करते हैं वाई के साथ में, एग्रीमेंट करते हैं मतलब एक्स वाई के साथ में, क्या कहते हैं, वेयर अंडर ही एग्रीज नॉट टू मैरी एनीबडी एल्स other than a person whose name start a letter of A, कंडीशन लगा दिए। मिस्टर एक्स वाई से कहते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि भाई ऐसा है कि अगर तुम किसी भी पर्सन से शादी करोगे या करोगी तो उसी वो पर्सन का नाम ए से शुरू होना चाहिए, और अगर तुम इसको फॉलो करोगी तो तुम्हें कितने पैसे दिए जाएंगे, 1 लाख रुपया दिया जाएगा, वाई कहता है, ठीक है। अब क्या हुआ, यदि एक्स एग्रीमेंट को ब्रेक करता है तो क्या होगा। अब यहां देखो, पहला तो हम यही देखेंगे कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड भी हुआ, बना भी, हमारा एग्जिस्टेंस में आया भी या नहीं आया। तो देयर, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई ऑफ एक्स एंड वाइफ वाई, यहां आ जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ। एक्स और वाई के बीच में क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आया, क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई विच कैन बी एनफोर्स बाय द कोर्ट, एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसको कि कोर्ट से एनफोर्स कराया जा सकता है। ऑप्शन सी आता है, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई विच कैन नॉट बी एनफोर्स बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, एक्स और वाई के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है जिसे कि कोर्ट ऑफ लॉ से एनफोर्स कराया जा सके।
ऑप्शन नंबर डी आता है, देयर इज ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो भैया वो वॉइडेबल है। तो भैया देखो वॉइडेबल तो वो है नहीं, ये तो ऑप्शन नहीं होता है इसका, ठीक है। अब लॉ के अकॉर्डिंग भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होता है इसका होता है ये, कोर्ट से एनफोर्स नहीं करा सकते हम, ठीक है। ये कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है जिसको हम कोर्ट से एनफोर्स कराएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलो कंप्लीट हो गया। इससे आगे की सीरीज हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जब तक एग्जाम होंगे तब तक कंटिन्यू रखेंगे, देखेंगे जीके का रहेगा या लॉ का रहेगा, जो भी तैयार हो जाएगा वही आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन करना जरूर है आपको, जीके का भी है तो जीके के यूपी का, चाहे वो एपीओ का एग्जाम हो, चाहे वो हमारा अभी जो लेखपाल का एग्जाम होने वाला वो हो, या आने वाली वैकेंसी जो है कांस्टेबल वाली उसके लिए हो, क्योंकि तैयारी जब हम पहले से शुरू कर देते हैं तभी हम बेटर रिजल्ट दे पाते हैं। तो इसलिए लग जाइए और करते रहिए, आप करके देखिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा, ऐसे ही नहीं है ये, ठीक है। बहुत मेहनत के साथ में बहुत काम करके जब आपके सामने लाया जाता है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ध्यान रखिए सभी अपना। ओके, बाय बाय।